देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है। आप कैसे हैं? आप निशान चतुर्वेदी मेरा नाम है और फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। सबसे पहले गौर कर लेते हैं हमारे सेगमेंट्स पर। हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9 से शुरुआत होगी, उसके बाद फिक्र का जिक्र, फिर होगा फिक्रनामा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे रेड अलर्ट और फिर कोरोना पॉजिटिव, और फिर दिखाएंगे जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। लेकिन पहले 9 बजे की शुरुआत हॉटस्पॉट टॉप 9 के साथ। सबसे पहले आपको आपके शहर जो हॉटस्पॉट में है उसका अपडेट देते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आइए हॉटस्पॉट टॉप 9 दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइंस। हॉटस्पॉट नंबर 1, मुंबई की बात हो रही है। 14,500, 14,500 से ज्यादा कोरोना के पेशेंट, 528 की मौत। ये खाली मुंबई का आंकड़ा है। हॉटस्पॉट नंबर 2, अहमदाबाद में 6,000 के पार मरीजों की संख्या, अब तक 400 लोगों की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 3, दिल्ली में 7,600 के पार संक्रमितों की संख्या, 86 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 4, चेन्नई में 4,300 के पार मरीजों का आंकड़ा, अब तक 29 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 5, जयपुर में 1,269 हुए संक्रमित, अब तक 59 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 6, इंदौर में 2,000 के पार पीड़ितों की संख्या, अब तक 92 लोगों की गई जान। हॉटस्पॉट नंबर 7, आगरा में 777 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 24 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट नंबर 8, कोलकाता में 1,000 के पार संक्रमितों की संख्या, अब तक 135 लोगों की हो चुकी है मौत। जालंधर की अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट नंबर 9 है वो, 197 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 5 लोगों की गई है जान। हॉटस्पॉट नंबर 10, हैदराबाद में 759 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 21 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट हेडलाइंस के बाद अब हॉटस्पॉट टॉप 9, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा पूरी दुनिया 4 महीने से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में। एक राष्ट्र के रूप में हमें कोरोना संकट के सामने थकना, हारना, झुकना मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया। कहा किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को मिलेगा सीधा लाभ। 50 दिन बाद पटरी पर दौड़ी देश की लाइफलाइन, हजारों यात्रियों को लेकर नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई। हावड़ा से नई दिल्ली के लिए निकली ट्रेन, 15 अलग अलग रूटों पर सफर हुआ शुरू। सफर से पहले सभी यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 13 और की मौत हो गई है, जबकि 406 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,600 के पार पहुंच गया है, वहीं मौत का आंकड़ा 86 हो गया है। नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया है। मृतक की पत्नी भी कोरोना संक्रमित है, जिसका शारदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। आज 6 नए केस सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 230 सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका सील कर दिया गया है। यहां से अब तक 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली और नोएडा के से खोड़ा जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। आज 16 नए केस आने के बाद यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 161 पहुंच गई है। यहां मारुति कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी भी पॉजिटिव है, जबकि सब्जी बेचने वाले 4 लोग संक्रमित मिले। मुंबई में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। धारावी में 57 नए मरीज समेत पूरी मुंबई में 782 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। अब यहां मरीजों का आंकड़ा 14,521 पहुंच गया है, जबकि मौत का आंकड़ा 528। गुजरात के शहर अहमदाबाद में भी रोजाना कोरोना के नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। यहां एक दिन में 347 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 20 लोगों की जान चली गई है। कोरोना की बढ़ती तादाद को देखते हुए नगर निगम ने होम डिलीवरी में डिजिटल पेमेंट का निर्देश दिया है। दक्षिण के शहरों में चेन्नई कोरोना का हॉट स्पॉट सेंटर बना हुआ है। यहां एक दिन में 538 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 और लोगों की जान 24 घंटे में चली गई। मरीजों का आंकड़ा 4,000 के पार। चलिए अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं आज आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें। प्रधानमंत्री का लेटेस्ट प्लान फिक्र आपकी में समझना आसान, 20 लाख करोड़ के पैकेज से इकॉनमी होगी खुशहाल। पीएम के संबोधन की डिटेल, 17 मई के बाद आप क्या करें।
पीएम मोदी ने कहा जन से जग तक का मंत्र। लॉकडाउन 4.0 होगा कितना अलग। रेल यात्रा बढ़ा न दे इन्फेक्शन। पॉलिटिक्स एट कोरोना जंक्शन। आज का फिक्रनामा। कैसी दिखी देश भर की तस्वीर। कोरोना जाएगा फिर लौट आएगा। 3 देश एक संकेत। खतरा बाकी है। चीन, उत्तर कोरिया, जर्मनी में कोरोना के दूसरे दौर से कितना खतरा। कोरोना पर भारी ताइवान की तैयारी। पड़ोस में है चीन, लेकिन पाताल में पहुंच गया है कोरोना। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने आज 5वीं बार देश को संबोधित किया। आगे कोरोना युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इसका पूरा रोड मैप देश के सामने रखा। अपने 35 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 का ऐलान किया और कहा कि लॉकडाउन 4 का रंगरूप पूरी तरह अलग होगा। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने भारत की इकोनॉमी को भी सुपर बूस्टर दिया है। अब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जो भारत की जीडीपी के 10% के आसपास है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चीन को भी करारा जवाब दिया। मोदी ने कहा कि संकट के समय में हमें लोकल ने बचाया है और आगे भी हमें इसके साथ ही खड़ा होना होगा। गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो,
पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। प्रधानमंत्री ने आज विश्वास जताया कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, बशर्ते कोरोना काल में हमें आगे सतर्क रहना होगा, सभी नियमों का पालन करते हुए बचना भी होगा, आगे बढ़ना भी होगा। इसी से हमारा संकल्प विराट होगा। थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आपदा को अवसर में बदला और आज भारत की इस खासियत का लोहा दुनिया मान रही है।
आज भारत की दवाएं पूरे विश्व में संजीवनी का काम कर रही हैं। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। एक तरफ फिक्र यह है कि कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से ना हो, दूसरी ओर फिक्र यह भी है कि कहा क्या हम कोरोना के दौर में जीवन व्यापन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना की फिक्र से कैसे खुद को और देश को बचा सकते हैं आप। कोरोना से जंग में ढील क्यों जरूरी है, इसे इस तरह समझिए, युद्ध के मैदान में जब अदृश्य दुश्मन होता है तो सैनिक सिर्फ बंकर में ही छुपकर लड़ सकता है। कोरोना से जंग में यही काम हमने और आपने किया, लेकिन अब हमें पता है कि यह वायरस कहां से आ रहा है। इसके लिए हमें खुलकर लड़ाई लड़नी होगी और यही काम अब भारत कर रहा है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। कोरोना को लेकर हिंदुस्तान के तेवर करीब 50 दिनों में काफी बदल गए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान है तो जहान है का नारा दिया और कोरोना को हराने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया। फिर जान भी और जहान भी का नया वचन दिया और 19 दिनों का लॉकडाउन कर दिया, मतलब 40 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन। इसके बाद थोड़ी ढील दी, लेकिन संकल्प ये कि कोरोना के साथ ही चलना है और कोरोना को हराना है। तो आखिर ऐसा क्यों, इसकी वजह आपको सिलसिलेवार बताते हैं। पहली वजह, कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने अभी मान लिया है कि कोरोना वायरस अभी खत्म होने वाला नहीं है। ये हमारे और आपके बीच से तभी विदा होगा जब इसका टीका आ जाएगा। फिलहाल इससे निपटने का यही तरीका है कि पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जब भी घरों से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क लगाएं और बार बार साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोते रहें। बहुत सी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इस पे रिसर्च कर रही हैं कि ये वायरस शरारती इतना क्यों है और किस तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन शुरू हुआ। कि इस वायरस का टीका जो है अभी दूर की वो है बात, तो जब तक टीका नहीं आ रहा है और हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग बताया जा रहा है वो करें और वायरस के साथ रहना सीखें।
हमको इस वायरस के साथ रहना पड़ेगा। कोरोना के साथ चलेंगे, कोरोना के साथ जिएंगे वाले संकल्प की दूसरी वजह लॉकडाउन में आत्मविश्वास बढ़ा। कोरोना से जंग में आज स्वास्थ्य विभाग से लेकर सरकार तक का भरोसा बढ़ा है। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में भी, पूरे संसार में सब जगह केस बढ़ रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि कोरोना जो वायरस है अब ये कोई 2 या 3 महीने का नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, पूरी दुनिया में रहने वाला है। और इसके साथ सीखने पड़ेंगे तरीके हम आपको किस तरह से कोरोना के साथ रहा जाए। इस आत्मविश्वास की वजह है 40 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन, जिसमें शासन प्रशासन ने लोगों का भरोसा भी जीता और आपातकाल से संघर्ष के लिए तैयारी भी पुख्ता की। इस दौरान देश में बड़े पैमाने पर मेडिकल सुविधाएं बढ़ी और कोरोना पर बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल हुई। मेडिकल सुविधाओं को अगर आंकड़ों की नजर से देखें तो भारत में कोरोना की दस्तक से पहले एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन अब 1,87,000 पीपीई किट रोज बन रहे हैं। कोरोना से पहले देश में N95 मास्क भी ना के बराबर बनते थे, जो मास्क अब रोज 2,30,000 बनने लगे हैं। टेस्टिंग की बात करें तो भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाले देशों में शामिल हो गया है। इस सूची में भारत 7वें पायदान पर है। 11 मई की सुबह तक करीब 16,73,000 सैंपल टेस्टिंग के लिए लिए जा चुके हैं। वहीं वेंटिलेटर की बात करें तो देश में इस वक्त करीब 20,000 वेंटिलेटर हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 75,000 वेंटिलेटर की जरूरत है और इसके ऑर्डर दिए जा चुके हैं। देखिए, ये भारतीयों का संकल्प ही है कि महज 36 दिनों में कोरोना मरीजों के लिए स्पेशल वेंटिलेटर, स्वस्थ वायु बनाया गया है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला के डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस ने इसे बनाने के बाद कहा कि इसे ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार करने के मामले में भारत आत्मनिर्भर है। वहीं कोरोना पर आजमाई गई दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जिसका उत्पादन भारत में 12 करोड़ 23 लाख हर महीने था, इसे बढ़ाकर 30 करोड़ प्रति महीना पहुंचा दिया गया है। और कोरोना काल में दुनिया भर के देशों को भारत ये दवाई सप्लाई कर रहा है। भारत में लॉकडाउन को हटाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ठप पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट करना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अप्रैल में 14 करोड़ लोगों की 1 पैसे की आमदनी नहीं हुई। 45% परिवारों की आय घटी। देश के 53% उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही बात करें तो देश की सभी प्रमुख कार कंपनियां मारुति सुजुकी, हुंडई, एमजी मोटर्स, टाटा मोटर्स, टोयोटा, महिंद्रा ने बताया है कि अप्रैल में एक भी गाड़ी नहीं बेची। इन सभी कंपनियों के प्लांट में 20 मार्च से मैन्युफैक्चरिंग बंद है। लॉकडाउन की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रोजाना 2,300 से 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन 3 में छूट के बाद कुछ कंपनियों ने उत्पादन शुरू किया है, लेकिन मजदूर और मांग की कमी के चलते अभी ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, जिनके शुरू होने के बाद ही देश की इकोनॉमी पटरी पर लौट पाएगी। अभी हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस निकट भविष्य में जाने वाला नहीं है, लेकिन भारत में थोड़ी राहत की बात यह है कि यहां एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले केस जो है वो ज्यादा आ रहे हैं और रिकवरी रेट भी 31% से ऊपर है। वहीं मृत्यु दर भी काफी कम है। ये सभी कारण लॉकडाउन से आजादी की उम्मीदों को बढ़ाते हैं और दुनिया के कई देश भी कोरोना युद्ध में इसी रास्ते पर चल रहे हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, ये वो देश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को काबू में कर लिया था। इसके बाद यहां लॉकडाउन में धीरे धीरे ढील देने का फैसला किया गया, पर संक्रमण के मामले दोबारा से बढ़ने लगे। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना महामारी का जन्म हुआ, वहां अप्रैल के पहले हफ्ते में केस खत्म होने के बाद 3 महीने बाद लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन 37 दिन बाद वहां फिर से केस सामने आए हैं, जिसे कोरोना महामारी के दूसरे दौर की शुरुआत माना जा रहा है।
जर्मनी में भी लॉकडाउन में ढील देने के 2 हफ्ते बाद संक्रमण बढ़ने लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भी संक्रमण दोबारा रफ्तार पकड़ रहा है। अब इस आंकड़े को देखिए। दुनिया भर में कोरोना केस बताने वाले वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सर्वाधिक मामलों की सूची में चीन 11वें और भारत 12वें स्थान पर है, क्योंकि भारत में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं चीन ने काफी हद तक इस पर काबू कर लिया है। हालांकि रूस की सीमा के नजदीक चीन के शुलान शहर में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है और वुहान में भी नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे वहां एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। 12 मई को पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले आने से दक्षिण कोरिया की भी फिक्र बढ़ गई है। वहीं जर्मनी में जहां कोरोना के 80% से अधिक मरीज ठीक हो गए थे, वहां संक्रमण फैलने के दर भी सबसे कम 1 थी। मतलब एक व्यक्ति से अगले एक तक ही संक्रमण फैल रहा था। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद यह रेट 1.13 पहुंच गया। मतलब कोरोना वायरस अभी थम सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। इसलिए दुनिया भर में हार्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने पर चर्चा चल रही है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इम्यूनिटी बढ़ाने पर ही जोर दिया जा सकता है। और कोरोना के केस में कहा जाता है कि 60 से 85% आबादी में इम्यूनिटी बढ़ने से ही हार्ड इम्यूनिटी बन पाएगी। इसका मतलब है कि 2/3 आबादी में हार्ड इम्यूनिटी आने पर ही कोरोना का फैलाव रुकेगा। और आयुर्वेद की धरती हिंदुस्तान में तो तुलसी, अदरक, काली मिर्च, शहद, ना जाने कितनी चीजें किचन में होती हैं जो हमारी, आपकी और सबकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो लॉकडाउन में ढील के बीच आप 3 बातों की गांठ बांध लें। पहला, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। दूसरा, पर्सनल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और तीसरा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं। कोरोना के साथ हमें कैसे जीना है इसका पता चल चुका है, लेकिन फिक्रनामा आज रेल के सफर में जो तस्वीर दिखी वो चिंता बढ़ाती है। सरकार ने 30 एसी स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है, जिसके जरिए भारी भरकम किराया चुकाकर वो लोग सफर कर रहे हैं जिन्हें अपने घर किसी भी हाल में पहुंचना है। लेकिन ये सेवा शुरू होते ही सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ी टूटने लगी। ये रिपोर्ट देखें। देश में सीमित रूप से रेलवे सेवा शुरू हो चुकी है। पहले दिन अप डाउन के हिसाब से 16 ट्रेनें रवाना हुई हैं। इनमें 8 ट्रेनें दिल्ली से चली हैं और 8 ट्रेनें दिल्ली पहुंचेंगी। इसके अलावा अलग से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन भी पटरी पर दौड़ रही है। इन ट्रेनों को चलाने से पहले रेलवे ने संक्रमण ना फैले इसकी व्यवस्था की थी, लेकिन ट्रेन शुरू होते ही सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई। स्टेशन के बाहर दिखने वाली भीड़ की यह तस्वीर दिल्ली की रेलवे स्टेशन की है। लॉकडाउन के बीच पहली ट्रेन यहीं से रवाना हुई है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संक्रमण काल में इस तरह एक जगह पर कई लोगों के जुटने का मतलब है संक्रमण का प्रसार। यह तस्वीर स्टेशन के अंदर की तैयारी से अलग है, क्योंकि स्टेशन के अंदर बाकायदा सुरक्षित दूरी पर गोले बनाए गए हैं। लाइन से ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब ट्रेन के अंदर की तस्वीर देखिए। यह ट्रेन बिलासपुर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो पालन हो रहा है, ना ही पालन कराने के लिए कोई सख्ती दिखाई जा रही है। खाने पीने को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो हम ऐसे तैसे करके घर से पैसे मंगाए और फिर टिकट कराए हैं। क्लीनिंग वगैरह का बहुत अच्छे से अरेंज किया है उन्होंने, और क्या नाम है, क्लीनिंग वगैरह करके जा रहे हैं। हर 2-2 मिनट में सैनिटाइजर कर रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा दी। अब पश्चिम बंगाल के हावड़ा की तस्वीर देखिए। ट्रेन शुरू होते ही लोग स्टेशन पहुंचने लगे। स्टेशन के गेट से लेकर अंदर तक जाने की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन बाहर ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा आम दिनों में रहता है। हालांकि एंट्री जरूर लाइन में हो रही है, सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ट्रेन खड़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ना तो निर्धारित दूरी के गोले हैं, ना ही लोग खुद दूरी का पालन कर रहे हैं।
दिल्ली और हावड़ा में आपने फिर भी यात्रियों की लाइन में थोड़ी दूरी देखी होगी, लेकिन बिहार के पटना की स्थिति देखिए। स्टेशन के बाहर सामान्य दिनों जैसी ही स्थिति है। फर्क सिर्फ इतना है कि कम टिकट कंफर्म होने के कारण लोग कम हैं। बाकी स्टेशन से बाहर वो वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले रहते थे। लॉकडाउन के चक्कर में यहीं फंस गई। जो मैं जाना चाहती हूँ, मेरी फैमिली है, ससुराल है, बच्चे हैं, मेरे सब वहीं पे ही है। रहा तो बहुत अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने अच्छा काम किया। अब जरा स्थिति को समझिए। ये लोग दूसरे शहरों के लिए रवाना हो रहे हैं। गंभीर बात यह है कि दूरी का पालन ना करने के कारण संक्रमण का खतरा इन लोगों में बढ़ रहा है। यानी जिस जगह ये जाएंगे उस जगह भी संक्रमण का खतरा होगा। इस आशंका को बल उस वक्त मिलता है जब दिल्ली में स्टेशन के पास आरोग्य सेतु ऐप का अलार्म बजा। जिस बात का डर था वो कहीं न कहीं यकीन में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम आरोग्य सेतु ऐप पे यकीन करें तो मानिए यहाँ पे जितने तादाद में लोग हैं वहाँ पे 18 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। जी हाँ, मैंने अपने भी मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि 500 मीटर में 18 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी ट्रेन के अंदर के हालात की बात तो दूर, स्टेशन के बाहर जहां लाइन लगी है वहां कोरोना संक्रमित हैं, जिनसे बचना चुनौती है। और उससे बड़ी चुनौती है ट्रेन के अंदर खुद को महफूज रखने की। ट्रेन शुरू हो चुकी है तो आपके जहन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे। सवाल यह भी उठ रहा होगा कि ट्रेन के बाद और क्या सुविधा मिल सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब देखने चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय के पास। बिल्कुल निशांत, ये वो जोन है जो सबसे अधिक उत्सुकता का जोन है। पूरे देश की निगाहें इस जोन पे लगी हुई हैं, इन सवालों पे लगी हुई हैं। तो लॉकडाउन के बीच देश में सीमित रेल सेवा शुरू हो गई है। मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक एक्सप्रेस से अलग ये सेवा शुरू हुई है और इसके अलावा फ्लाइट्स भी जल्दी ही शुरू होंगी। इस बात के संकेत भी मिले हैं। हम आपको अब आपके कुछ जरूरी सवालों का जवाब भी दिए देते हैं। पहला सवाल यह है जो आपके जहन में आ रहा होगा कि अभी कितनी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। यह सवाल है और इस सवाल का जवाब यह है कि राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर 30 एसी स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। और अब दूसरे सवाल पर आएंगे। दूसरा सवाल जो आपके जहन में आ रहा है वो ये है कि क्या ये सारी ट्रेनें रोज चलेंगी। ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हैं। जवाब ये कि 30 ट्रेन में से 16 ट्रेन ऐसी हैं जो रोज चलेंगी और 8 ट्रेनें हफ्ते में 2 दिन चलेंगी। और अब तीसरा सवाल लेंगे इसके बाद। तीसरा सवाल ये है जो आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे गंतव्य यानी जहां आप जाना चाहते हैं अगर वहां के लिए ट्रेन नहीं चली तो मैं क्या करूंगा। इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है। जवाब यह है कि आप अभी थोड़ा सा इंतजार करें। भारतीय रेलवे जल्दी ही 100 और ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इसमें जरूर आपको जगह मिलेगी। चौथा सवाल जो है बहुत ही अहम सवाल है कि मुझे ट्रेन के स्टॉपेज की जानकारी कहां से मिलेगी। तो इसका जवाब है कि रेलवे ने ट्रेन के स्टॉपेज की जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है और उसमें ज्यादातर बड़े शहरों के नाम शामिल हैं। वहां से आप देख सकते हैं। पांचवा सवाल जो यहां इस कड़ी में महत्वपूर्ण है वो ये कि लॉकडाउन में रेलवे स्टेशन तक के लिए आखिर जाएंगे कैसे आप, पास कहां से मिलेगा आपको। तो इसका जवाब यह है कि आपका जो कंफर्म टिकट होगा वही आपका पास होगा। ये 5 सवाल हो गए। छठा सवाल यह कि ट्रेन का टिकट कहां पर बुक होगा, आखिरकार कहां से आप बुकिंग करवाएंगे। तो जवाब यह है कि यह टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग होगी। एजेंट या काउंटर से आप टिकट नहीं ले सकते हैं और जो किराया होगा वो किराया राजधानी ट्रेन के बराबर होगा। 6 सवाल हो गए। 7वां सवाल वो ये है कि ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर कितनी देर पहले पहुंचना होगा। हमारे पास इसका जवाब भी है। ये जवाब है कि आपको ट्रेन पकड़ने के लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा पहले ही स्टेशन पर पहुंचना होगा। इसकी वजह यह है कि पहले आपके स्वास्थ्य की जांच होगी। और 8वां सवाल
8वां सवाल ये कि स्पेशल ट्रेन जो जा रही है उसमें क्या क्या सुविधा आपको नहीं मिलेगी। इसका जवाब ये है कि संक्रमण की संभावना को देखते हुए ट्रेन में सुविधाएं घटा दी गई हैं। जो एसी ट्रेन है, एसी ट्रेन तो होगी लेकिन आपको उस ट्रेन में ना चादर मिलेगी, ना ही तौलिया मिलेगा और ना ही तकिया मिलेगा, इंतजाम करके लाना होगा। 9वां सवाल लेते हैं। 9वां सवाल ये कि क्या ट्रेन में खाने पीने के इंतजाम होंगे। इसका जवाब ये है कि आपको ट्रेन के अंदर कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी, इसलिए अपना खाना और पानी साथ लेकर के जरूर चलें। 10वां सवाल, जो लोग खाना नहीं ला सकते हैं आखिर वो क्या करें। तो इसका जवाब भी है ट्रेन में डिब्बा बंद खाना बुक कराया जा सकता है लेकिन इसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। तो ये सवाल हैं। अब इसके बाद ही तो रेलवे की बात होगी। रेलवे के बाद सवाल ये कि क्या विमान सेवा भी शुरू की जा सकती है। बहुत सारी उत्सुकताएं लोगों के जहन में है, तो इसका जवाब है हाँ। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने भी फ्लाइट शुरू करने के संकेत दिए हैं। हालांकि इस सेवा को शुरू करने की तारीख क्या होगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब आपके जहन में भी हवाई सेवा से जुड़े हुए कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो इनका जवाब क्या है अब ये भी जान लीजिए। पहला सवाल यह है कि किस तरह की और कौन सी फ्लाइट आखिरकार शुरू हो सकती है। जवाब यह है कि शुरुआत में ग्रीन जोन के जो शहर हैं उनके लिए डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा यानी कि जो घरेलू सेवा है वो शुरू होगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या बड़े शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। जवाब है हाँ, कुछ एहतियात के साथ जो ऑरेंज जोन है उन शहरों के लिए भी फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। तीसरा सवाल, और सवाल यह है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि फ्लाइट टिकट की बुकिंग कैसे होगी। तो जवाब है कि सभी काउंटर और सारे एजेंट्स ये बंद रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही हो सकेगी। चौथा सवाल है कि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आखिरकार आपको पास कैसे जारी होगा और कौन जारी करेगा। तो जवाब है कि जो आपका फ्लाइट का कंफर्म टिकट आपके हाथों में होगा वही टिकट आपका पास बन जाएगा। और पांचवा सवाल ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्या एयरपोर्ट में जो चेक इन का टाइम है उसे और बढ़ाया जाएगा। तो इसका जवाब है कि पहले आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता था, अब सेवा शुरू होते ही 3.5 घंटे पहले यानी कि 3 घंटा 30 मिनट पहले ही आपको पहुंचना होगा। और अब आते हैं छठे सवाल पर। छठा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर एयरपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। तो इसका जवाब है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बैठने के लिए हर एक सीट की एक दूरी निर्धारित होगी और उसका आपको पालन करना ही होगा। 7वें सवाल पे आते हैं कि जब आप प्लेन के अंदर चले जाएंगे तो वहां बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। तो इसका भी जवाब है एक प्लेन में यात्रियों की संख्या दूरी बनाने के लिए कम की गई है, यानी कि एक सीट की दूरी निर्धारित की जाएगी। तो इन सवालों के जवाब से आपकी जिज्ञासा थोड़ी सी शांत जरूर हुई होगी। अब फिक्र की और खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी के पास। शुक्रिया। यानी कि अपना इंतजाम खुद करें आप। ट्रेन से तो जाना है लेकिन अपना रेलगाड़ी आप समझ के ना जाएं, उसको आपको बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। कोरोना के खतरों से आपको आगाह करता है आगे का हमारा सेगमेंट रेड अलर्ट। घातक कोरोना वायरस के लगातार आ रहे नए नए लक्षण के बाद आपको बेहद सावधान करने वाली जानकारी भी सामने आई है। एक शोध के मुताबिक कोरोना वायरस बहुत तेजी से आंखों के जरिए हमारे शरीर में घुस रहा है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आंखों की कोशिकाओं के सतह पर ACE2 नाम के रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो किसी कोशिका में संक्रमण का गेटवे समझे जाते हैं। कोरोना का वायरस इन्हीं के जरिए शरीर के अंदर आता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकले ड्रॉपलेट्स स्वस्थ इंसान की आंखों की सतह पर पहुंचते हैं तो वहां से वायरस शरीर में घुस सकता है। इसी कारण से कोरोना के शिकार कई मरीजों में आंखें लाल दिखी। चौंकाने वाली बात यह है कि आंसुओं से भी यह वायरस फैल सकता है। USA से एक अनुसंधान हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना वायरस आईज के थ्रू भी शरीर में एंटर कर सकता है। तो आई में भी कहते हैं वो एस प्रोटीन है जिसमें ये वायरस अपने को अटैच कर सकता है। तो ये बिल्कुल संभव है और इस पे ऑलरेडी कई केस रिपोर्ट सामने रिपोर्ट हो चुके हैं जर्नल्स में। यूरोपीय हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक शोध में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
रिसर्च में सामने आया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा हो रहा है। वजह यह बताई गई है कि पुरुषों के मॉलिक्यूल में रक्त उच्च स्तर पर होता है, जबकि महिलाओं में रक्त निम्न स्तर पर होता है। यही वजह है कि कोरोना का वायरस महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर ज्यादा अटैक करता है। इस रिसर्च में 2 बार टेस्ट किए गए और 1123 पुरुषों 575 महिलाओं पर हुए टेस्ट में साबित हो गया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के पसंदीदा शिकार पुरुष ही हैं। पुरुषों में एक एंजाइम होता है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 बोलते हैं। ये किडनी में भी होता है, हार्ट में होता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है शरीर में। तो ये देखने में आया है कि पुरुषों में इस एंजाइम की मात्रा अधिक होती है और इस वजह से इस वायरस की जो संक्रमणता है पुरुषों में अधिक देखने में आई है महिलाओं के मुकाबले। अफ्रीकी देश घाना के टेमा में फिश प्रोसेसिंग कंपनी के एक कर्मचारी ने 533 लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया। ये जानकारी खुद घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-अडो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दिया। कोरोना के जो 533 नए केस सामने आए हैं, वो घाना में कुल संक्रमितों का 11.3% है। एक साथ इतने लोगों के संक्रमित होने का मामला तब सामने आया है जब दुनिया भर में वायरस से बचाव के लिए कई तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि फैक्ट्री में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे। रेड अलर्ट यह है कि अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो भीड़ से बचकर रहें, एहतियात बरतें। TV9 भारतवर्ष ने आपको मुंबई की फिक्र बढ़ाने वाली खबर दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे यहां पर अस्पतालों में बेड पर डेड बॉडी पड़ी है और उन्हें उठाने का कोई तैयार नहीं है। इस पर अब BMC ने एक्शन लिया है और एक लाश उठाने के लिए अपने कर्मचारियों को 1000 रुपए देने का ऐलान किया। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM अस्पताल के अंदर की वायरल हुई इस तस्वीर ने पूरे देश को सख्ते में ला दिया है। वीडियो में अस्पताल के सारे बेड भरे दिखते हैं और आगे जाने पर एक बेड पर पैक की हुई एक डेड बॉडी दिखती है। दावा किया जा रहा है कि यह डेड बॉडी अस्पताल में 22 घंटे से ज्यादा वक्त तक पड़ी रही और इसे ले जाने को कोई तैयार नहीं था। इसके साथ ही अस्पताल में 22 घंटे तक खतरा मौजूद रहा। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों के परिजनों के संक्रमित होने का खतरा, अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स नर्स के संक्रमित होने का खतरा। मामले के तूल पकड़ने के बाद BMC ने अस्पताल से डेड बॉडी उठाने का एक तरीका निकाला है। मुंबई के निगम आयुक्त इकबाल चहल ने आदेश दिया है, शव उठाने वाले अटेंडेंट को 1000 रुपए दिए जाएंगे। शव उठाने वाले अटेंडेंट को हर शिफ्ट में किट दिए जाएंगे। वीडियो आने के बाद एक अलर्ट ये अपने को हो गया, हम अलर्ट हो गए। इसमें जो बॉडी पैक करने वाले 2 लोग रहेंगे, उनकी एक टीम रहेगी 2 लोग की, उसमें 1000 रुपये दिया जाएगा। पर हर बॉडी के ऊपर 1000 रुपये देंगे। मीन 2 लोग हैं एक टीम में, तो समझो 10 बॉडी पैक की तो 10,000 मिलेगा। वो दोनों में 5-5 हज़ार वो ले सकते हैं। इससे पहले मुंबई के साइन अस्पताल में भी वार्ड में 4 डेड बॉडी पड़े होने का वीडियो वायरल हुआ था, जो पूरे अस्पताल को संक्रमित करने के लिए काफी थे। लेकिन BMC का नया तरीका कितना कारगर होगा, इसको लेकर फिक्र अभी भी बाकी है। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। मुगालते, अफवाहें और वहम हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। पहले मुगालता था कि कोरोना हमको नहीं होगा। अब संक्रमण को तेजी से बढ़ता देखकर इतने वहम में आ गए हैं कि लगता है कल होगा भी कि नहीं। पहले लॉकडाउन को समझने में कंफ्यूजन दिखा, फिर लोगों को पास इशू करने और रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन की पहचान करने में लोग और अथॉरिटीज दोनों कंफ्यूज दिखे। मजदूरों की तो मजबूरी थी, पर अफवाह ने उनकी घबराहट यूं बढ़ा दी कि उनको पैदल हजारों किलोमीटर निकल जाना पड़ा। यही कंफ्यूजन तब दिखा जब विशेष ट्रेनों से मजदूरों को उनके घर भेजा जाना था। घोर कंफ्यूजन था कि टिकट के पैसे मजदूर देंगे कि सरकारें। कंफ्यूजन की खाद से सियासत की फसल बम्पर पैदा होती है, लिहाजा कुछ सियासी किसानों ने मौसम देखकर बीज भी बो दिए।
तबलीगी जमात के जाहिलों की आलोचना हुई तो कुछ कंफ्यूज लोगों को कौम पर खतरा दिखने लगा। कुछ बीमार जमातियों को इलाज करने वाले डॉक्टर्स में शैतान का वहम हुआ और फिर उन्होंने जो कुछ किया वो तो पूरी दुनिया में जाहिर है। शराब की दुकानें खोलने में सरकारें और पियक्कड़ दोनों मुगालते में दिखे। अब लॉकडाउन में ढिलाई और दुनियादारी के पहिए चलाने की बातें हो रही हैं। लोग बड़े खुश हैं, ट्रेनें मिनटों में पूरी बुक हो जा रही हैं, वीरान सड़कों पर चहल पहल शुरू हो गई है, लोग कैद से रिहाई की तर्ज पर खुश हैं। कंफ्यूजन फिर दिख रहा है। हो सकता है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा हो, कोरोना खत्म नहीं हो रहा। बाकी तो जो है सो है। सब कंफ्यूज हैं क्योंकि कोरोना ने सारे फ्यूज उड़ा दिए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।